हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर कोनिक एंड टेंजेंट एजिंटोड्स ये सब देख लिया था। अब एक टॉपिक है पोलर का। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली इतने ही पूछ भी लेते हैं कि टू फाइंड द पोलर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कोनिक, इतना ही करके पूछ लेते हैं। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को और कर लेते हैं। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही टॉपिक ही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोलर होता क्या है। देखो, ये मैंने फिगर बनाई हुई है। ये आपका कोई कोनिक दिया हुआ है आपको, और इसमें एक पॉइंट अगर हमारे पास बाहर से है कोनिक के, उस पॉइंट से हम कोनिक पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? P पॉइंट से कोनिक पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। वो टेंजेंट्स कोनिक को एक पॉइंट सपोज कर लिया मैंने उसको Q पॉइंट, और एक पॉइंट कहाँ पे है? R पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो Q और R को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हुई? कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है, तो इसी कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम? पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द कोनिक। समझ में आया? यानी कि क्या? पोलर ऑफ P is the chord of contact of tangent drawn from P to the given कोनिक। समझ में आया? तो P पॉइंट है, उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और टेंजेंट जहां पे मिलेंगी कोनिक को, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? पोलर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कोनिक। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, let the equation of conic is L upon R equals to 1 plus E cos theta। सबसे पहला काम तो हमने कोनिक की इक्वेशन कंसीडर कर ली। ठीक है ना। फिर लेट P बाहर जो पॉइंट हमने लिया उसको एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं R1, θ1 बी एनी पॉइंट एंड लेट Q and R be the points of contact of the tangents drawn from P to the conic 1। ठीक है ना। ठीक है इतना। हमने Q और R पॉइंट कंसीडर कर लिए, और जब ये Q पॉइंट और R पॉइंट है तो इनका कुछ ना कुछ वेक्टोरियल एंगल भी आएगा, कुछ ना कुछ इनकी पोजीशन भी होगी। तो ये भी लिख देता हूं मैं, लेट द वेक्टोरियल एंगल्स ऑफ Q एंड R आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब देखो, यहां पे मैंने आपसे पहले बोला, क्योंकि यहां टेंजेंट्स का यूज हो रहा है, तो हमें करना क्या होगा? पहले हमें टेंजेंट एट Q निकालनी पड़ेगी, फिर टेंजेंट एट R निकालनी पड़ेगी, फिर जो P पॉइंट है वो Q वाली टेंजेंट पर भी लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, फिर वो R वाली टेंजेंट पे लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो और फिर कॉर्ड की इक्वेशन QR, कॉर्ड की इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का यूज करते हुए हमें लेना पड़ेगा। टेंजेंट्स की इक्वेशन का यूज करना होगा हमें, और जो कॉर्ड क्यू आर की इक्वेशन आएगी उसका हमें यूज करना होगा। ठीक है ना।
सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ऐसी बहुत कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, जो आप पिछले डेरिवेशंस में इक्वेशंस पढ़ चुके हैं उन्हीं का यूज करना है, ठीक है ना। हम अब इसको शुरू करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू। क्यू पे वेक्टोरियल एंगल मैंने अल्फा बोला, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको याद होगी ना, क्या हो जाएगी, एल अपॉन आर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको मैं सेकंड नंबर इक्वेशन लिख लेता हूं। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट आर, ये हो जाएगी आपकी एल अपॉन आर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये दोनों आपकी इक्वेशन हो गई। अब जो पी पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, वो सेकंड पर भी लाई, सेकंड वाली जो टेंजेंट है यानी टेंजेंट एट क्यू है उस पे भी लाई करेगा और आर वाली टेंजेंट पे भी लाई करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। Since P lies on 2, therefore 2 and 3 दोनों एक साथ ही लिख देते हैं। therefore P के कोऑर्डिनेट क्या सपोज किए थे मैंने, r1, θ1, तो क्या हो जाएगा अब आपके पास L अपॉन r1 इक्वल्स टू E cos θ1 प्लस cos θ1 माइनस अल्फा। इसको मैं और ये फोर्थ इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। और फिर हो जाएगा L अपॉन R1 इक्वल्स टू E cos θ1 प्लस cos θ1 माइनस बीटा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ये दोनों इक्वेशन आई हैं, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम θ1 यानी कि जो P का वेक्टोरियल एंगल है उसमें और अल्फा में और बीटा में कुछ रिलेशन निकाल सके, ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, जो ये आपकी फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन आई है इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बचेगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 4, ठीक है, क्या मिलेगा आपको बताओ। ये तब तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ई कॉस θ1 L अपॉन R1 तो सेम ही है, तो ये बचेगा आपका कॉस θ1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू कॉस θ1 माइनस बीटा। अब देखो ये चीज आपकी कुछ क्वेश्चंस में भी अटकेगी, यहां पे जाकर के और भी क्वेश्चन जब आप करोगे तो यहां पर अगर मैं कॉस में, इनकी कॉस में दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, अगर मैं इनके एंगल्स को डायरेक्ट इक्वल कर दूं, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि θ1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू θ1 माइनस बीटा, तो क्या होगा यहाँ से θ1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ जाएगा। बट अल्फा और बीटा तो इक्वल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप जानते हो क्योंकि कॉस थीटा हो कॉस माइनस थीटा इक्वल होती है ना वैल्यूज, तो दोनों कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा दोनों सेम होती है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। इस रीजन से इसको हमने लिया, ठीक है। ये बहुत मतलब स्पेशल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट आया यहाँ पर कि हमें माइनस लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद कुछ और इसमें स्पेशल नहीं है, एक ये वाला पॉइंट स्पेशल है। अगर इसको अब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, θ1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इस रिलेशन को मैं लिख देता हूं 6 नंबर, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आपकी θ1 की आई है, इसका मैं यूज करता हूं इक्वेशन 4 में। किसमें यूज करता हूं, इक्वेशन नंबर 4 में इसका मैं यूज कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो, फिफ्थ में भी कर सकते हैं हम, 4 में यूज करते हुए चल रहे हैं। यूज दिस वैल्यू ऑफ θ1 इन इक्वेशन 4,
क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 इक्वल्स टू, कैसे यूज कर रहा हूं ये भी नहीं कि सब जगह यूज कर रहा हूं, जो आपका थीटा 1 माइनस अल्फा पार्ट है उसमें यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं वो भी आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे आगे एक जगह, E cos थीटा 1 प्लस कॉस, यहां पर थीटा 1 की वैल्यू में इसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पुट कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो पुट करने के कुछ फायदा नहीं है ना, यहां पे थोड़ा सा जो आपकी इक्वेशन आई थी इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा इसको सॉल्व करके, ये बचेगा आपका बीटा माइनस अल्फा बाई 2, समझ में आया, ये ऐसा बचेगा। या फिर और करके इसी को हम लिख देते हैं L अपॉन R1 माइनस E cos थीटा 1 इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। इसको मैं 7 नंबर डाल दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने 7 नंबर लिख दिया है, इसका भी आगे यूज करेंगे। अब पहले हमारी बात हुई थी कि पोलर का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ पोलर क्या है, जो कॉर्ड आएगी QR उसकी इक्वेशन ही तो होगी ना। तो अब हमें कॉर्ड QR की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और उसमें जो ये 7th वाला रिजल्ट आया है इसका और जो थीटा 1 की वैल्यू आई उसका सबका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे द कॉर्ड QR joining Q and R इज, क्या हो जाती कॉर्ड की इक्वेशन, याद होगी ना, L अपॉन R इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और फिर क्या cos थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये आती ना इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन। अब आपको क्या करना है यहां आपको एक चीज ये करनी है, जो ये सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 आया है, क्योंकि मुझे किसी ना किसी तरीके से पी को भी तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, पी को इन्वॉल्व करने का मतलब R1 और थीटा 1 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा बाई 2 की जगह तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 से थीटा 1 लिख सकता हूं, और ये जो सेक आया है ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 7 से यूज करोगे, कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो मैं 6 का और 7 का यूज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, यूज 6 and 7 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, L अपॉन R इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस ये सेक है वो कॉस था, तो क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं L अपॉन R1 माइनस E cos थीटा 1 और इस पूरे की पावर -1, और cos क्या हो गया साथ में थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कितना था आपका थीटा 1, तो ये हो गया थीटा 1, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी इक्वेशन फाइनली क्या बचेगी, E cos थीटा को आप इस साइड में ले जाओगे, ये इसकी पावर पूरे की -1 है, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचेगा L अपॉन R माइनस E cos थीटा, ठीक है, और ये बचेगा L अपॉन R1 माइनस E cos थीटा 1 इक्वल्स टू cos थीटा माइनस थीटा 1। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। ये अपने आप में एज अ क्वेश्चन या डेरिवेशन ही आपसे पूछा जाएगा, इस रिजल्ट का कहीं यूज नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन हुई, हमने स्टार्टिंग में बोला था पोलर ऑफ P का मतलब क्या है, कॉर्ड QR, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन ही तो आई है, थोड़ी इंप्रूव करके आई है, क्योंकि उसमें P का भी हमने यूज कर लिया, क्योंकि P के लिए ही तो आपको बताना है ना पोलर की इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर यानी कि कॉर्ड QR ऑफ P with respect to the given conic कौन सा, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपको मिल रहा था, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका डेरिवेशन पोलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोनिक कंप्लीट होता। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, जो मैंने आपको कॉर्ड का टेंजेंट का रिलेशन सब बताया और जो पोलर बताया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है
ज्यादा कोई ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका PS P dash is a focal chord of a conic. Prove that the angle between tangents at P and P dash is this, जो आपको tan inverse 2e sin alpha upon 1 minus e square दिख रहा है, where alpha is the angle between chord and the major axis. आप जानते हो अल्फा इज द एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड मेजर एक्सिस लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो PS P dash कॉर्ड है और मेजर एक्सिस हम जनरली यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, इनिशियल लाइन, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना भी पड़ना है ना, थोड़ा सा आप समझोगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये बहुत इजी चीज है, कोई ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन तो सबको आती है होगी। तो यहाँ पर मैं पहले एक कोनिक ड्रॉ कर लेता हूँ, आप कई बार कर चुका हूं तो आपको भी अंदाजा पड़ गया होगा। फोकल कॉर्ड कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये PS P dash ये तो हो गई आपकी फोकल कॉर्ड, ठीक। और अल्फा एंगल बोला है कॉर्ड एंड मेजर एक्सिस, मतलब जो P पॉइंट है यही तो हुआ अल्फा एंगल, मतलब P का जो वेक्टोरियल एंगल है वो क्या होगा, अल्फा। और P का अगर वेक्टोरियल एंगल अल्फा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, यानी P डैश का वेक्टोरियल एंगल क्या बनेगा आपका, पाई प्लस अल्फा, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट P, यानी कि P पर टेंजेंट और P डैश पर टेंजेंट हमें फाइंड करनी है, और वो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, देखो मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश कर लेता हूं इसमें, ये इसकी टेंजेंट बन रही होगी और ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बन रही है, तो ये जो बीच का एंगल आ रहा है ये एंगल हमें बताना है क्या है, समझ में आया, ये एंगल जो है इसको हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने का मेथड क्या होता है। अगर मुझे डायरेक्ट एंगल नहीं पता तो मैं एक बार इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लूंगा, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लूंगा, फिर इसका स्लोप फाइंड कर लूंगा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जिससे हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। Let the equation of conic is L upon R equals to 1 plus E cos theta। तो ये तो हो गई आपकी कोनिक की इक्वेशन, ठीक है। बाकी मैं आपको P और P डैश समझा चुका हूं, तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको आप लोग अंडरस्टूड करोगे, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, और याद रखिए मैंने आपसे बोला कि आपको क्या निकालना है, टेंजेंट की जो आप निकालोगे उसका स्लोप भी निकालना है, उसके लिए उसको स्लोप वाली फॉर्म में चेंज भी करते रहना पड़ेगा। तो क्या होती है इक्वेशन, L upon R इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो गई। अब इतना ही नहीं छोड़ना है इसको, अब हमें इसको ऐसा भी करना है कि इसको हम चेंज करना है, इसको ये आपका है E cos थीटा प्लस cos A माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos A माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको हम देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, ठीक है ना। और देखो इसको हम कर सकते हैं, cos थीटा वाले पार्ट को एक साथ में आप ले लोगे तो E प्लस cos अल्फा, और ये हो गया आपका cos थीटा प्लस ये आ गया आपका sin थीटा, और ये हो गया आपका sin अल्फा, ठीक है, ये बन गया। और आपको मालूम है r cos थीटा इक्वल्स टू x होता है, r sin थीटा इक्वल्स टू y होता है, तो ये क्या हो जाएगा, और करके मैं इसको लिख दे रहा हूं, r को इधर ले जाएंगे आप तो E प्लस कॉस अल्फा इंटू ये x आएगा प्लस ये हो जाएगा y साइन अल्फा। ये इस फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो गई है, ठीक है ना।
अगर आपको इसका याद हो कि अगर लाइन की इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन जो इसका स्लोप आता है उसको हम क्या लिखते हैं, इसका जो स्लोप आता है जिसको m से आप डिनोट करते हो, ये हो जाता है माइनस का a अपॉन बी। ठीक है ना। तो यही इसी के हिसाब से अब मैं इसका भी स्लोप निकाल लेता हूं। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, यानी कि इसको m1 से अगर डिनोट कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस e प्लस कॉस एल्फा अपॉन में आ जाएगा आपका साइन एल्फा। समझ में आया होगा ना इतना। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा साइन एल्फा। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों टेंजेंट के लिए स्लोप निकालने पड़ेंगे। आप पी डैश पर जो टेंजेंट है उस पर भी स्लोप फाइंड करना है। तो यानी कि पूरा उसको आप सॉल्व करोगे आप, क्योंकि पी और पी डैश में वेक्टोरियल एंगल पाई प्लस एल्फा का ही तो डिफरेंस है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, सिमिलरली इसको लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पी डैश है उस पर वेक्टोरियल एंगल पाई प्लस एल्फा है, तो उसी हिसाब से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग एल्फा बाई पाई प्लस एल्फा, वी कैन फाइंड slope of tangent at p डैश m2। तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का e प्लस कॉस पाई प्लस एल्फा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन एल्फा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 180 प्लस थीटा, आपका माइनस में होता है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपका e माइनस कॉस एल्फा, और साइन में सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये यहाँ पे भी क्या होगा पाई प्लस एल्फा। तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, ये आपका माइनस साइन एल्फा आएगा, माइनस माइनस आप कैंसिल कर लोगे, तो ये m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, m2 आ गया e माइनस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। अब हमें करना क्या था, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल फाइंड करना था। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो the required angle क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 मेरे पास है, m2 मेरे पास है, इनको रख लेते हैं। तो e माइनस कॉस एल्फा अपॉन में कितना था, साइन एल्फा। एक तो ये हो गया m2 माइनस m1 कितना था आपका, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, e प्लस कॉस एल्फा हो जाएगा अपॉन में आपका यहाँ पर साइन एल्फा हो जाएगा। और क्या है, 1 प्लस m1 m2 है, तो एक तो हो गया e माइनस कॉस एल्फा अपॉन में हो गया साइन एल्फा। ठीक है, और क्या हो गया, माइनस का साइन था ना, तो e प्लस कॉस एल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एल्फा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई स्पेशल इसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं करनी है हमने। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा फाइनल में जो हमें फाइंड करना था, सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 2e साइन एल्फा अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना आप करना जानते हो, आप आसानी से कर सकते हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो यही हमें एंगल फाइंड करना था, तो ये रिजल्ट आपका हुआ। ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये है, शो दैट द कंडीशन दैट द लाइन L upon R equals to a cos theta plus b sin theta may touch the conic। एक लाइन है वो कोनिक को टच करेगी, उसकी कंडीशन हमें बतानी है। ठीक है, देखो कोनिक की इक्वेशन पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो कोनिक की इक्वेशन क्या होती है, L upon R equals to 1 plus e cos theta
ठीक है। गिवन लाइन क्या है, इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूं। जो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है उसकी इक्वेशन क्या है, ए एल अपॉन आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो यहां दे रखा है। और वैसे कोई जनरल अगर मैं पॉइंट लेता हूं कोनिक पर, तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन के लिए भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो वो भी देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, या मतलब उसका वेक्टोरियल एंगल कितना आता है, अल्फा ही लेके चल रहे हैं हम जनरली, इज L अपॉन आर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको चेंज कर लिया था ना, जैसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करके, तो यहां पर भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, L अपॉन आर इक्वल्स टू ई प्लस कॉस अल्फा, ये आएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फा। मैं इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लाइन आपको 2 है दे रखी है, वो क्या है, कोनिक को टच करे, मे टच द कोनिक, उसकी कंडीशन हमें दे रखी है। तो अगर ये लाइन 2 को टच कर रही है मतलब टेंजेंट हो गई, और ये थर्ड तो टेंजेंट की इक्वेशन है ही, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल होंगी तो क्या होना चाहिए, अगर ये आइडेंटिकल है तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट सेम रेशो में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी चीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट द लाइन 2 टच द कोनिक 1 एट एल्फा। ठीक है, देन line 3 is identical with line 3 is identical with 2। ठीक है, therefore comparing them, अब इनका आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कंपेयर के लिए बोला इनके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा ना। तो L अपॉन आर दोनों इक्वेशन में सेम है, तो 1/1 आप उसको कर सकते हो। इधर कॉस थीटा का है आपका E प्लस कॉस अल्फा, और इधर क्या है आपका ये है आपका कैपिटल A, और उधर साइन थीटा का कोफिशिएंट है साइन अल्फा, और यहां पर क्या है आपका ये B। ठीक है ना, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे तो कैपिटल A आप फाइंड कर सकते हो, यहां से हो जाएगा कैपिटल A इक्वल्स टू E प्लस कॉस अल्फा, और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल B हो जाएगा आपका B इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, अब ये या फिर मैं यहां से कॉस अल्फा को फाइंड करूं तो वो मिलेगा मुझे A माइनस ई, और साइन अल्फा मेरे पास है ही। बाकी आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा A माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही प्रूव करना था ना हमने, तो बस ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, अब एक ही चीज चल रही है, टेंजेंट है, कॉर्ड है, उन्हीं सब चीजों का यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसे आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। यह है प्रूव दैट द टू कोनिक्स L1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस E1 cos थीटा एंड L2 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस E2 cos थीटा माइनस अल्फा विल टच वन अनदर इफ, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। मतलब जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, ठीक है ना। वहां पर यहाँ पर आपको दो डिफरेंट कोनिक्स दे रखे हैं और दोनों कोनिक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर दोनों कोनिक्स एक दूसरे को टच करेंगे तो इसका मतलब क्या होगी, दोनों में कॉमन टेंजेंट बनेगी, ठीक है ना। तो वही चीज हमें लेकर के चलनी है। हम एक कोनिक को लेके चलेंगे, उसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे कोनिक को लेके चलेंगे, उसी पॉइंट पर हम
दूसरे कोनिक के लिए भी टेंजेंट निकालेंगे। और क्योंकि वो एक कोनिक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो टेंजेंट जो होगी दोनों की वो कॉमन रहेगी, तो यानी कि दोनों की इक्वेशन सेम आएंगी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी मेथड से हम उनके कोफिशिएंट्स की कंपेयर करेंगे और वहां से रिजल्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है ये क्वेश्चन भी। देखो पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं फर्स्ट कोनिक की सॉरी, ये है 1 प्लस E1 cos थीटा L2 अपॉन R इक्वल्स टू 1 प्लस E2 cos थीटा माइनस एल्फा। ठीक है, अब हम यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट दीज टू कोनिक्स टच one another at the point whose vectorial angle is बीटा। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है ना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट बीटा, ये टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर बताओ, L1 अपॉन R E1 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस बीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। L1 अपॉन R इक्वल्स टू E1 प्लस cos बीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन बीटा। ठीक है, इसको आप लिख लोगे थर्ड नंबर। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टेंजेंट टू 2 सेकेंड वाले के लिए एट बीटा। तो सेकेंड वाले के लिए अब हम टेंजेंट निकालेंगे, तो वो टेंजेंट क्या मिलेगी आपको, L2 अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा प्लस क्या हो जाना चाहिए बताओ, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा है ना, तो ये खाली थीटा नहीं होगा, ये क्या बचेगा आपका E2 cos थीटा और माइनस का यहाँ पे आएगा आपका अल्फा, ये पूरा होगा। ठीक है ना, ये ऐसा रहेगा। और प्लस क्या आएगा आपका ये cos थीटा माइनस बीटा। ठीक, इसको भी हमें ओपन करना पड़ेगा, तो L2 अपॉन R इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे cos A माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ भी और यहाँ भी लगेगा, तो ये आपका आएगा E2 cos अल्फा प्लस cos बीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे दूसरे में आएगा E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और इसमें हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये कह रहे हैं कि 1 और 2 जो हैं दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बीटा पे, मतलब उस पॉइंट पे जिसका वेक्टोरियल एंगल बीटा है। देन 3 एंड 4 जो इक्वेशन 3 और 4 है, दे रिप्रेजेंट द सेम टेंजेंट, यानी कि वो सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहां पर उनके कोफिशिएंट्स की फिर कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इतना हम लिख देते हैं इसमें, इफ 1 and 2 touch one another at beta, then 3 and 4 represents the same tangent. Therefore comparing
3 एंड 4। अब इन दोनों की हम कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे L1 अपॉन L2, इसमें हम इतना लिखेंगे, और दूसरे में क्या हो जाएगा E1 प्लस कॉस बीटा अपॉन में आएगा यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है E2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और फिर वहां पे क्या है आपका, इसमें है आपका साइन थीटा का कोफिशिएंट है साइन बीटा, और यहां नीचे कितना है E2 साइन अल्फा प्लस ये है साइन बीटा, यहां पर इतना है। अब फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपको हमारा टारगेट ये है कि हमें कॉस बीटा फाइंड करना है और साइन बीटा फाइंड करना होगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे यहां से फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से कॉस बीटा, फिर फर्स्ट और थर्ड रेशियो को आप इक्वल करोगे तो वहां से आप साइन बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस रिजल्ट को रफ में कैलकुलेट किया है और मैं इसको अब डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हो। तो ये मिलेगा आपको L2E1, ये आएगा आपका L2E1 माइनस का L1E2 कॉस अल्फा अपॉन में हो जाएगा आपका L1 माइनस L2। इसको मैंने लिख दिया 5 नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम साइन बीटा को फाइंड करेंगे। तो साइन बीटा आपको मिलेगा L1E2 साइन अल्फा अपॉन में आएगा यहां पर L2 माइनस L1। इसको मैंने लिख दिया 6 नंबर। देन अब हमें इन दोनों का 5th और 6th नंबर पे जो रिजल्ट आ रहा है उसका हमें कंडीशन ही तो बतानी थी कि दोनों टच करेंगे, उसकी कंडीशन ये होगी। तो हमें तो कंडीशन का यूज करना है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6 आप जानते हो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको और सॉल्व कर लेंगे, वही क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, जो हमें प्रूफ करनी थी। तो ये हो जाएगा L1E2 साइन अल्फा अपॉन में L2 माइनस L1 का पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहां पर कॉस बीटा है तो L2E1 माइनस L1E2 कॉस अल्फा। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है L1 माइनस L2, इस पूरे का भी स्क्वायर है। ठीक है, और ये हो गया इक्वल टू 1। अब देखो, आप इतना इसके आगे कैलकुलेशन तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो मैं उसके रिजल्ट को लिख रहा हूं। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, होल स्क्वायर रखेंगे, तो कुल मिलाकर के आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर 1 माइनस E1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2L1 L2 1 माइनस E1 E2 कॉस अल्फा। ठीक है, जो कि आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है जैसा आपने पहले किया था। अब यहां पर 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, 4th क्वेश्चन की। ये है फाइंड द कंडीशन सो दैट द स्ट्रेट लाइन मे बी अ टेंजेंट टू द कोनिक। आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन ये कराया था 2nd नंबर का। तो सेम ही क्वेश्चन तो है, बस यहाँ पे कोनिक की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, वहां पे कोनिक की इक्वेशन L अपॉन R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा थी। ठीक है ना, तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन को आप लोग इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लेकर के चलते हैं कि PS P डैश इज अ फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड से तो आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो गए हैं कि फोकल कॉर्ड क्या होती है। ठीक है ना, तो फोकल कॉर्ड ऑफ द कोनिक प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट P एंड P डैश प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट P एंड P डैश इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। जो ये आपकी टेंजेंट्स है वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो, आप पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कोनिक को।
ये हमने कोनिक ड्रॉ कर लिया। फिर पी एस पी डैश ये आपकी फोकल कॉर्ड हो गई, ठीक है। इसकी ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो ये है, इसकी भी टेंजेंट है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट को के से डिनोट कर दे रहा हूं। आपको ये बताना है कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? वो पॉइंट आपका डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद होगा आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपने निकाली थी L/R इक्वल्स टू E cos थीटा, यानी कि दोनों कंडीशन को सॉल्व करते हुए हम के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, ये हमें यहां पर शो करना है। तो देखो पहले तो हम कोनिक की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, L/R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा। फिर जैसे हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, हम यहां पर भी यही करते हैं कि एक पॉइंट P ले लेते हैं, उसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा हो जाएगा, P डैश का आप जानते हो पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट एट P यानी जिसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा है, वो आप जानते हो क्या हो जाएगा? L/R इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं, इसको मैं ले लेता हूं सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आप टेंजेंट एट P डैश भी निकाल सकते हो, टेंजेंट एट P डैश, ये आपका क्या होगा? पाई प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा L/R इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस cos, इसमें हमें क्या करना है? अल्फा की जगह पर पाई प्लस अल्फा कर देना है, तो ये माइनस पाई माइनस अल्फा ऐसा करके आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये पाई माइनस हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा माइनस अल्फा। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास जो ये दोनों इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, मेरे पास जो ये दोनों इक्वेशंस आई हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मतलब इसको सॉल्व करके आपने किसी तरीके से ये बताना है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो सेकंड और थर्ड है, इसको मैं अगर ऐड कर लूं, एडिंग 2 और 3, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे? 12/R, ठीक है, 12/R मिलेगा यहां पर। बाकी cos थीटा माइनस अल्फा और cos थीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, E cos थीटा आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये मिलेगा 2E cos थीटा, ठीक है। यानी कि क्या मिलेगा आपको? L/R इक्वल्स टू E cos थीटा। और ये जो मुझे मिला है रिजल्ट, उसमें मैंने दोनों की ये जो टेंजेंट आई इनका तो यूज किया, ठीक है ना। इनका यूज करते हुए मुझे मिली ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है? डायरेक्ट्रिक्स की। तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि दोनों की जो टेंजेंट है P की और P डैश की, वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? K पॉइंट पर। K पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है ना। देयरफॉर टेंजेंट्स एट P एंड P डैश meets on the डायरेक्ट्रिक्स। ये हम फाइनली इसमें लिख देते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपके 5 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके 4 क्वेश्चन और होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी ये आपका एक एग्जाम्पल और है, क्वेश्चन और है, इसको और हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इस क्वेश्चन में, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है बस। ये कह रहा है इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन अ कोनिक हुज फोकस S मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स इन K,
शो दैट द एंगल PSK इज अ पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हमने दो टेंजेंट्स के डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करी थी, वो चीज दिखाई। यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट है, उसी पर टेंजेंट हम मिला रहे हैं, लेकिन फोकस वो जो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है K पॉइंट, उस पॉइंट को S से मिला रहे हैं, यानी कि ये टोटल PSK ट्राइंगल बन रहा है। और यहाँ पे PSK जो एंगल आ रहा है ये हमें शो करना है कि ये 90 होगा, यानी राइट एंगल होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जैसे और क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लेना है हमें, कोनिक की इक्वेशन L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और P पॉइंट लिया है तो उस पर टेंजेंट निकालनी है, तो टेंजेंट एट P हम ले लेते हैं। टेंजेंट एट P ब्रैकेट में अल्फा लिख रहा हूं, मतलब उसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा है। तो क्या हो जाएगा, L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। ये हो गई, इसको मैं लिख देता हूं सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का तो यूज यहां पर करना है ना, यहां तो दे रखा है ना, मिल रहा है। तो L/R इक्वल टू E cos थीटा। अब मेरे पास ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये आई थी टेंजेंट की इक्वेशन। तो इसका मतलब जब ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पर मिल रही है किसी पॉइंट पे, तो दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों को आपस में हम यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई है, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है और जो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है, हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं। किसको एलिमिनेट कर देते हैं, आर को। तो हमें जो पॉइंट के है उसका जो वेक्टोरियल एंगल है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा, L/R की जगह पे आप क्या रख सकते हो, E cos थीटा, cos थीटा माइनस अल्फा। अब देखो आप यहां पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा फिर इसको सॉल्व करके, cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये क्या बचता है, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस π/2। थीटा माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टोरियल एंगल K का होगा डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ P। अगर K का वेक्टोरियल एंगल मैं थीटा कहता हूं, ये पूरा एंगल आपका अल्फा है, इसका वेक्टोरियल एंगल थीटा हुआ, तो वेक्टोरियल एंगल ऑफ थीटा इज डिफर फ्रॉम दिस वेक्टोरियल एंगल ऑफ P बाई π/2, यानी कि एंगल PSK, ये बीच का जो एंगल है वही तो हुआ थीटा माइनस अल्फा। तो वो कितना एंगल हो जाएगा आपका, मतलब ये थीटा माइनस अल्फा, ये माइनस π/2 करके आ रहा है। फिगर से आप कंफ्यूज मत होना, दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है। यानी कि एंगल PSK जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, इतना हमें इसमें प्रूफ करना था, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस का एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर उनको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।